होता है ये आपको बताने हैं। ए, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। बी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है। सी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है। डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में क्या तो समान होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है, ये क्या होता है आपका ऊतक होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, चलिए कुछ अन्य चीजों पे गौर करते हैं, देखिएगा। ठीक, तो ऊतक जो है क्या तो कोशिकाओं का समूह है, सबसे पहले तो याद रखना है। ऊतक जो है क्या तो कोशिकाओं का समूह है, ठीक है, जिसका उद्भव और कार्य प्राय समान होता है। ठीक, जो दिखने में जिसका उद्भव और कार्य क्या होता है प्राय एक समान होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार की जो समान कोशिकाएं जो होती है ना, इसी प्रकार की जो समान कोशिकाएं होती है जो क्या होती है संगठित होती है, समान संरचना की होती है। ठीक है, जिनके पिंड और स्तर क्या होते हैं ये ऊतक कहलाते हैं। ठीक, और ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान या औतकी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है ये आपको बताने हैं। ए मांसपेशी, बी ऊतक, सी फ्लोएम, डी रेशे। यहाँ पे जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और क्या बोले कोशिकाओं का समूह, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऊतक। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका ऊतक। चलिए देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है जिनकी, ठीक है, कोशिकाओं को वह समूह जिसकी सभी कोशिकाएं जो है आकार, आकृति, कार्य, उत्पत्ति, उद्भव या परिवर्धन विकास की दृष्टि से क्या होते हैं समान होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। और यही जो है हमारे शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का क्या तो निर्माण करते हैं। ठीक, और ऊतक का जो जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, रक्त और हड्डियां या हड्डियों का उदाहरण क्या है आपको बताने हैं। ए संयोजी ऊतक, बी एपिथेलियल ऊतक, सी मेरिस्टेमेटिक ऊतक और डी तंत्रिका ऊतक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन, एक मिनट, ए संयोजी ऊतक। ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो संयोजी ऊतक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संयोजी ऊतक। ठीक है, एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम ऊतक के बारे में क्या याद रखना है, ये जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक होता है ना। जंतु के शरीर को ढकने और, ठीक है, शरीर को बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला क्या होता है तो ऊतक होता है। कौन सा, एपिथेलियम ऊतक। इसके बारे में ये याद रखना है। और तंत्रिका ऊतक के बारे में आपको क्या याद रखना है, यहाँ आपको याद रखना है मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क का निर्माण किससे होता है, तंत्रिका ऊतक से होता है। मेरु रज्जु, ये नाम आप सुना होगा, ये क्या है तो तंत्रिका ऊतक है। ठीक है, तो इतना ही याद रखना, अभी अभी फिलहाल इतना ही याद रखना, भी और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलिए, देखिए आपका अगला प्रश्न, यहाँ से पूछा गया है कि मुंह की परत किसकी बनी होती है आपको बताने हैं। ए घनाकार उपकुला ऊतक, बी ये आपका है स्यूडो स्टेटिफाइड स्तंभाकार उपकला, सी पपड़ीदार उपकला, डी स्तंभाकार उपकला। तो यहाँ पर आपका मुंह की परत ऑप्शन सी सही हो जाएगा,
पपड़ीदार उपकला, इससे क्या होता है, बना होता है ना। मुंह की परत जो है कौन सी उपकला ऊतक से बना होता है, तो पपड़ीदार उपकला, जिसको क्या कहा जाता है, स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसको क्या तो कहा जाता है, तो इसको यहाँ पे देखिए स्क्वेमस एपिथेलियम, ये आपका क्या तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं, तो एपिथेलियम ऊतक, ठीक है, क्या तो एपिथेलियम ऊतक, चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, एपिथेलियम से हम लोग चालू करते हैं ऊतक में। ठीक, एपिथेलियम जो उपकला ऊतक है, ये अंगों की बाहरी परत तथा अत्यधिक अंगों के भीतरी का स्तर का निर्माण करता है। किसका है, तो बाहरी परत तथा भीतरी अंगों, या ऐसा कहें बाहरी और भीतरी स्तर का क्या तो एपिथेलियम ऊतक क्या तो निर्माण करता है। ये किस प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा, घनाकार उपकला ऊतक। ठीक है, तो एपिथेलियम ऊतक कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, जिसमें एक कौन सा होता है, याद रखना है, घनाकार उपकला, जिसको क्या कहा जाता है यहाँ पे, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार उपकला। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं इन चारों को नाम को आपको याद रखना है। ठीक है, एपिथेलियम ऊतक के चारों जो है क्या है, तो प्रकार है। ठीक है, सिंपल से समझना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, है ना। इसके 4 प्रकार में घनाकार उपकला, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है समझना है यहाँ पे, ये होता है आपका स्तंभाकार उपकला, मैं हिंदी में ही बताता हूँ। ठीक है, स्तंभाकार उपकला। तीसरा होता है आपका क्या, तो पपड़ीदार उपकला। ठीक है, और इसी में चौथा आपका कौन सा होता है, तो चौथा होता है आपका क्या, तो स्तंभाकार उपकला। ठीक है, बस इतना ही याद रखना। सबसे पहले एपिथेलियम ऊतक याद रखना। एपिथेलियम ऊतक क्या करता है, हमारे शरीर के बाहरी और भीतरी स्तर को ये क्या करता है, बनाता है। तो एपिथेलियम ऊतक कितने प्रकार का होता है, 4, घनाकार उपकला, घनाकार एपिथेलियम ऊतक, स्तंभाकार उपकला ऊतक, पपड़ीदार, है ना, एपिथेलियम ऊतक, और स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, ये 4 होता है। ठीक है, जिसमें पपड़ीदार अभी जो पढ़ रहे हैं, ये कौन सा है, तो पपड़ीदार एपिथेलियम ऊतक, ये क्या करता है, त्वचा की बाहरी परत को बनाता है ना। ये क्या करता है, त्वचा के बाहरी परत का निर्माण करता है। त्वचा के बाहरी परत का यह क्या करता है, निर्माण करता है। और इसके अतिरिक्त याद रखना है, मुख, गुहा, जीवा। ठीक, मुख, गुहा, जीवा तथा आहार नाल की स्तर जो है, ठीक, आहार नाल का स्तर जो है, ये किससे बना होता है, तो पपड़ीदार उपकला ऊतक से। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन मैंने लाया हुआ था, है ना। इसके बाद फिर आपके आगे क्लासेज जो है कंटिन्यू आते रहेंगी, पढ़ते रहिए।